हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोडेश के कलेक्शन के और 4 फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम लोग और 4 फंक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला फंक्शन है उसका नाम है पार्टीशन। बहुत ही कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में। तो यहाँ पे चलिए यूज़ करते हैं पार्टीशन फंक्शन का। पार्टीशन फंक्शन से होता है क्या, सिंपली ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी भी डेटा को 2 कैटेगरी में अगर डिवाइड करना तो वहाँ पे आप पार्टीशन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो एक केस लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 10 स्टूडेंट्स का एक एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स नाम का, जो कि एरे है और जिसमें कि हर एक आइटम्स एज ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का डेटा है, ऑब्जेक्ट में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जैसे रोल नंबर है, नेम है और अटेंडेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 है, हो सकता है ये 100 हो सकता है 10,000 हो, या फिर 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेटा कितना भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम लोग इस डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम लोग देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स आ रहा है और कितने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस जो है 65% से कम है या और कितने स्टूडेंट्स का 65% से ज़्यादा है। तो आप डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अलग अलग साइड में, ठीक, साइड बाई साइड में। ठीक है, तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना कि भाई कैलकुलेशन करना ये वो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। पार्टीशन फंक्शन की मदद से, जैसे इसका नाम ही है पार्टीशन यानी डिवाइड करने को पार्टीशन बोलते हैं। ये जो वर्ड है पार्टीशन, इसका आप समझ सकते हैं नाम से, जो फंक्शन का नेम है पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन की मदद से आप बहुत ही इजीली तरीके से डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। कौन लॉग करते हैं, जस्ट आप अपने एप्लीकेशन में किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं डिस्प्ले के लिए। यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लॉग पे देख लेते हैं। ठीक है, तो लोडेश डॉट कॉल करते हैं यहाँ पर पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पर लोडेश डॉट कॉल करना था पार्टीशन, और पार्टीशन में आपको यहाँ पर पास करना है एरे। ठीक है, जिसमें कि आपका जो भी आइटम्स ऑब्जेक्ट है जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पास करते हैं और यहाँ पर 2 आर्गूमेंट लेता है। पहला आर्गूमेंट में वो डेटा जाएगा जिसका आप 2 पार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स यानी वो वेरिएबल है जिसमें कि सारा डेटा हमारा स्टोर है। और सेकंड आर्गूमेंट पे यहाँ पे अपने को एक कॉलबैक फंक्शन पास करना होता है। अब उस कॉलबैक फंक्शन में आप ABCD या फिर आलू प्याज मिर्चा लहसुन अदरक जो मन करे आप ले सकते हैं। उस मतलब पैरामीटर का नेम जो चाहे दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा, हर एक बार हर एक आइटम के लूप चलाएगा। यहाँ पर 10 बार है, 10 आइटम है, 10 बार चलाएगा। अगर 100 रहता तो 100 बार लूप चलाता और हर एक बार लूप में एक एक आइटम देता जाएगा। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट जो भी हर एक एलिमेंट है देता जाएगा। तो मैं यहाँ पर उसको एज ए स्टूडेंट ले रहा हूँ, आप उसका किसी भी नेम से ले सकते हैं। ठीक है, और हम लोग को बस इस कॉलबैक फंक्शन में रिटर्न कराना होता है कि किस चीज़ के बेस पे हम लोग इसको मतलब कि पार्टीशन यानी डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, किस चीज़ के बेस पे, जैसे हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट का जिसका अटेंडेंस 65% से ज़्यादा हो, तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हर किसी का हर स्टूडेंट का अटेंडेंस 65, जैसे ये पहला वाला, इसका तो नहीं होगा ना, इसका फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा। अगर 65 ग्रेटर देन और इक्वल टू करते हैं तब ट्रू आएगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 65 करते हैं तो फॉल्स आएगा। ठीक है, जो भी वो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब हो सकता है कोई कंडीशन मैच करेगा ट्रू और कोई कंडीशन नहीं मैच करेगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब भाई मेरे यहाँ पे क्या है कि जो कंडीशन ट्रू मैच करेगा उसको एक साइड में रखेगा और जो फॉल्स होगा वो एक साइड में रखेगा। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन देने वाले तो वही लिख रहे हैं स्टूडेंट, सिंपली हम लोग रिटर्न करा रहे हैं ट्रू या फॉल्स। हुआ कैसे, स्टूडेंट डॉट यहाँ पे लिखते हैं अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस ये रहा आ गया, अटेंडेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी ग्रेटर देन ज़्यादा या फिर 65 या 65 से ज़्यादा जिसका होगा। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए चेक करेगा और ट्रू फॉल्स यहाँ पर रिटर्न आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बोलेगा यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखे, तो रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। अगर आप सिंपली एक लाइन में एरो फंक्शन को डिफाइन करते हो तो रिटर्न कीवर्ड नहीं भी लिखोगे तो रिटर्न इवैल्यूएट होता है। ठीक है, तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि स्टूडेंट यानी हर एक जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो डॉट अटेंडेंस अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी 65 या 65 से ज़्यादा रहा तो ये सिंपली, अगर 65 से ज़्यादा या 65 या 65 से ज़्यादा रहा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कम रहा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यही ट्रू या फॉल्स के बेस पे ही ये क्या करेगा, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेगा, यानी ट्रू वाले को एक साथ रख देगा और फॉल्स वाले को एक साथ। चलो सेव करके देखते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे 2 एरे बन गया, एरे आया जिसमें कि 2 एलिमेंट है। ठीक है, एरे यानी नेस्टेड एरे कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि देखो ये तो एरे दिखा रहा है ना, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एरे है और एरे के अंदर एरे है, क्योंकि एरे के अंदर एरे लिखा हुआ आ रहा है, यानी एरे के अंदर है, जो कि 0 और 1 की सब एक्सेस कर सकते हो। तो जो पहला एलिमेंट है ये देख लो, इन सब का जो है 65 या 65% से ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट जो कि 65% से कम है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर अगर ऑपरेटर चेंज कर देते हो यानी कि 65 से ग्रेटर देन कर दो तो रिजल्ट थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो 65% से ज़्यादा वाला ये मिल जाएगा और 65 या 65 से कम वाला यहाँ पे एक अलग कैटेगरी में। तो आप इस तरीके करके 2 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसको और एक अगर आप
रियल वर्ल्ड केस में लेना चाहते हो तो ऐसे ले सकते हो कि मान लो कि आपको प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है जो आउट ऑफ स्टॉक है और जो इन स्टॉक है, तो आप इस तरीके से लूप चला सकते हो पार्टीशन की मदद से, और आप सिंपली दे सकते हो प्रोडक्ट डॉट मतलब स्टॉक, ठीक है, जिसमें ट्रू या फॉल्स रहेगा। अगर स्टॉक में रहा ट्रू रहा तो एक साइड में आ जाएगा, एक डेटा उसका अलग डिवाइड हो जाएगा एक एरे में, और जो भी आउट ऑफ स्टॉक डेटा है ये है प्रोडक्ट अलग, तो आप साइड बाय साइड दिखा सकते हो कि जो भी है मतलब। तो आप सिंपली किसी एक फील्ड के वैल्यू के बेस पे, एक टाइप के बेस्ड पे आप चीज़ों को कैटेगराइज या पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मेरे अब देख लेते हैं फॉर ईच फंक्शन, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन काफ़ी कमाल का है, बहुत ही सिंपल फंक्शन। ये आपको जावास्क्रिप्ट के जो एपीआई है उसमें भी मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। फॉर ईच फंक्शन की मदद से आप लूप चला सकते हैं, मतलब कि किसी एलिमेंट्स के लिए लूप चला सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी है, लेकिन वहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं चला सकते, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के लिए भी चला सकते हो। चलिए देख लेते हैं। अभी के लिए जो स्टूडेंट्स वाला ये एरे था इसको अभी रहने देते हैं और एक फॉर ईच लूप चला के देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आपको कॉल करना है लोडेश डॉट फॉर ईच, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर एरे पास करना है, तो मैं डायरेक्टली कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करा रहा हूँ, मतलब सिंपली एरे में 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख के हम लोग यूज़ करें। जस्ट सिंपल एग्जांपल हो सकते हैं, यहाँ पर आपका कुछ और डेटा हो सकता था, मतलब कि कुछ और एलिमेंट हो सकता था, ठीक है। और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो कॉलेक्ट फंक्शन यहाँ पे देना पड़ता है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू की जगह ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली जो भी लिखोगे फॉर ईच फंक्शन क्या करेगा, हर एक जो एलिमेंट है उसको एज इस आर्गूमेंट में पास कर देगा, ठीक है। इस कॉलेक्ट फंक्शन के आर्गूमेंट में वो पास कर देगा। तो मैं यहाँ पर कौन लॉग कर रहा हूँ, वैल्यू इज इस तरीके से, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। और यहाँ पे वैल्यू को देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से फॉर ईच का आ गया, ठीक है। अब क्या है भाई मेरे, क्या फॉर ईच फंक्शन में ऑब्जेक्ट को भी लूप चला सकते हैं, मतलब की और वैल्यू के बेस पे। तो एक ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर ईच में ये एरे के अंदर जो नंबर है इसकी जगह पे ये वाले को पेस्ट कर देते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, की और वैल्यू होता है। एरे तो मतलब नहीं है कि, मतलब ऑब्वियसली एरे के मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ एरे तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर की और वैल्यू होता है, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी और मेथड्स होता तो होता ही है, बट नॉर्मली की और वैल्यू बोलते हैं, की और वैल्यू पेयर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट में ये जो कॉलबैक फंक्शन होगा यहाँ पे 2 पैरामीटर हम लोग पास करेंगे, मतलब की और वैल्यू देंगे। तो क्या करेगा इस फंक्शन में वो की और वैल्यू पास करेगा, यानी जैसे रोल नंबर आया एज ए की और वैल्यू में 1 आया, तो हर बार अलग अलग, जैसे नेम आएगा की में और वैल्यू में रोशन आएगा, तो इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी बस ऐसे एग्जांपल के लिए, बाकी आप अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसको इसके अंदर कुछ HTML करके लूप चला के रेंडर करवा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। जैसे ई-कॉमर्स साइट है, तो सिंपल सा अगर साइट है ई-कॉमर्स जैसा, तो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं की और की इस तरीके से, और कंसोल लॉग करते हैं यहाँ पे वैल्यू और इस तरीके से, ठीक है। ये तो की 1 आया और वैल्यू रोल नंबर है, सॉरी भाई क्या हो गया, की वैल्यू की दोनों स्वैप हो गए। एक सेकंड में इसका ये देखता हूँ। अच्छा तो भाई मेरे इसका सीन ऐसा है कि पहला आर्गूमेंट में वैल्यू, सॉरी गलती हो गया, तो पहला आर्गूमेंट ये वैल्यू पास करता है और सेकंड आर्गूमेंट में जो सेकंड आर्गूमेंट है उस पर की पास करता है, ठीक है। तो अगर इस बार देखें तो इस बार सही हो जाएगा कि रोल नंबर और वैल्यू 1, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो मैंने बताया कि कॉलबैक फंक्शन में क्या होता है कि आप कुछ भी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें जो पास करना है वही पास करेगा। अगर यहाँ पर की दे दोगे तब भी ये वैल्यू ही यहाँ पास करेगा, ऐसा नहीं है कि की पास करेगा, तो गलती हो गया था। तो पहला जो है आर्गूमेंट में वैल्यू पास करेगा, इसलिए इसका नेम वैल्यू दे देते हैं, और सेकंड में की, तो ये देखो की आ गया, रोल नंबर और वैल्यू 1, की फिर नेम है, और इसका जो नेम है वो यहाँ पे रोशन दिख रहा है, ठीक है। इसका की अटेंडेंस थर्ड वाले प्रॉपर्टी का और वैल्यू 5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स वाला एरे है इसको भी हम लोग लूप चला के इसका सारे डेटा को प्रिंट करा सकते हो। तो थोड़ा उतना भी रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आप इसको HTML में रेंडर करते हो तो पूरा पूरा रियल वर्ल्ड बन जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कॉल करते हैं लोडेश डॉट फॉर ईच, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे पास करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एरे है हमारा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम या फिर स्टूडेंट लिखते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो उसको ज़्यादा रियल वर्ल्ड बनाने के लिए स्टूडेंट लिखते हैं, जो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। और कौन लोग कर देते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, अभी के लिए इसको सेव करते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के साथ भी दिखे। तो आप क्या करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों ने एरे को फॉर ईच में चलाया, अब एरे के अंदर जो हर एक एलिमेंट मिल रहा है, यानी वो क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट है, कोई नंबर तो नहीं है, कोई स्ट्रिंग तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग अभी देखा ना हमने कैसे कि ऑब्जेक्ट को भी हम चला सकते हैं लूप में, तो फिर से इसके अंदर लगा सकते हैं लोडेश डॉट फॉर ईच, इस तरीके से लोडेश डॉट फॉर ईच। और इसके अंदर हम लोग
स्टूडेंट को पास कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे वैल्यू और की यहाँ पे देते हैं, और यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से दिखाते हैं ताकि लगे कि भाई डिवाइडर जैसा ये लगे, और यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करते हैं की वैल्यू, यहाँ पे की देते हैं जैसे कि की और फिर वैल्यू, ठीक है, बस सिंपल रखते हैं इसको। ऐसा भी करेंगे तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडर को हटाते हैं, क्योंकि हर एक बार लूप में चल रहा है ना। इसको क्या करते हैं, इसको बाहर में रखते हैं, ठीक है, और ये जो डिवाइडर है इसको बाहर में रखते हैं। हाँ, बाकी ये अंदर में रहे तो, अरे यार क्या हो गया, इसको कट कर लेते हैं, इसको इस करली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं, ठीक है, अब सही हो गया। तो कहीं ना कहीं डिवाइडर को बाहर रखते हैं, तब लगेगा कि परफेक्ट ये जो है ये बनेगा। ये देखो, तो रोल नंबर 1 आया, और यहाँ पे जो है फिर उसका नेम रोशन, अटेंडेंस है, फिर रोल नंबर 2। तो पूरा जो ऑब्जेक्ट था इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सोल पे शो हो रहा है। बट आप इसको अपने HTML पे, यानी कि .HTML करके जो जावास्क्रिप्ट का जो HTML DOM का API है उसको यूज़ करके आप अपने वेबसाइट या वेब पेज पे जो भी एप्लीकेशन पे अपना रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। अब भाई मेरे आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि फॉर ईच राइट है, जो कि फॉर ईच के जैसा ही है। राइट यानी आप समझ सकते हो कि जैसे फॉर ईच लेफ्ट टू राइट जाता है, यानी स्टार्ट से लास्ट तक जाता है, तो फॉर ईच राइट क्या करेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएगा, इसका नाम से पता चल रहा है। आप सोच रहे हो भाई इसका क्या ही रियल वर्ल्ड यूज है, मैं आपको बताऊंगा क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कहाँ पर ये फिर भी शाइन करता हूँ, बताऊंगा, टेंशन मत लो। बट देख लेते हैं, देखो सेम टू सेम है। अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो अभी राइट टू लेफ्ट, यानी कि अगर हम लोग का शुरू हो रहा था लूप एक से, लेकिन मैं कुछ फिर से स्टार्टिंग से नहीं बताने जा रहा कि भाई नंबर देके फिर ऑब्जेक्ट देके फिर ये दोनों बहुत समझ जाते हैं, क्योंकि तो सेम टू सेम है, तो अलग से यहाँ कुछ सीन नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ इसी में ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो कि देखो रोल नंबर 1 से आ रहा है ना, 2 3 4, तो अगर हम लोग फॉर ईच राइट कर लेते हैं, फॉर ईच यहाँ जस्ट राइट कर लेते हैं, तो क्या होगा कि भाई ये 10 से शुरू होगा, ठीक है। देखते हैं टॉप पे, ये देखो रोल नंबर 10 से, यानी भाई एकदम बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो, एकदम बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर भी अगर फॉर ईच राइट कर दोगे ना, तो फिर क्या होगा, तो हर एक प्रॉपर्टी का जो लास्ट यानी अटेंडेंस पहले आएगा, फिर नेम आएगा, फिर रोल नंबर आएगा, ठीक है, फॉर ईच राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में तो करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन एरे में मतलब बनता, वो क्या मैं आपको बता दूंगा। देखो पहले देखो अटेंडेंस आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, फिर रोल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो है यहाँ से बस अंदर का जो फॉर ईच इसको राइट हटा देते हैं, बाकी बाहर करना देते हैं। अब देखो इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे कहाँ पे यूज आता है मैं बताता हूँ। आप अगर सर्वर से कोई डेटा को फेच करते हो, ठीक है, सर्वर से कोई डेटा को ले रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो डेटा बाय डिफॉल्ट मतलब जो क्या होता है कि कुछ डेटा ऐड हुआ, ठीक है, करंट एप्लीकेशन में कुछ ऐड हुआ तो हमेशा लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। लेकिन आपको डेटा इस तरीके से चाहिए होता है कि वो मतलब पहले वो डेटा शो हो जो अभी ऐड हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो लास्ट में ऐड होता है, क्योंकि एरे में कुछ भी ऐड करोगे तो लास्ट में होगा ना। जैसे कि यहाँ और किसी ये एरे है, ठीक है, डेटाबेस है, तो स्टूडेंट्स ऐड होगा तो इसके नीचे होगा ना ऐड, मतलब कि यहाँ टॉप पे तो नहीं होगा ना, नीचे होगा। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड से उसको शॉर्ट करके भेजते हैं बाय डेट की जो नया क्रिएट हुआ, ताकि हमें लेटेस्ट वाला डेटा मिले। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है, तो जब नहीं होता तो क्या होगा कि लेटेस्ट डेटा भी हमेशा नीचे मिलेगा। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच राइट कर सकते हो, ताकि क्या हो कि हमेशा आपको लेटेस्ट डेटा से आप शो करवा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका यूज आपको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स फंक्शन भी यूज़ करते हैं बट वो सही नहीं होगा। यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो कि फॉर ईच राइट करके आप एक ही फंक्शन से कर सकते हो ना, फिर वहाँ रिवर्स करो और फिर फॉर ईच करो, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप फॉर ईच राइट से ही कर सकते हो, ताकि वो क्या हो कि लेटेस्ट वाला डेटा आप सबसे पहले शो हो, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। बहुत बार ऐसा था, अगर जेसन सर्वर आप यूज़ करो तो वहाँ पर लेटेस्ट डेटा पहले नहीं आता, वो नीचे आता, सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो आप उसको फॉर ईच राइट से मतलब कि लेटेस्ट डेटा पहले, यानी कि जब लास्ट से फर्स्ट में जाएगा तो अल्टीमेटली लेटेस्ट डेटा सबसे पहले दिख रहा है, तो लेटेस्ट जो डेटा क्रिएटेड होगा वो दिखेगा। तो फॉर ईच राइट का यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ बन जाता है, ठीक है। अब भाई मेरे देख लेते हैं लास्ट फंक्शन, इस वीडियो का चौथा फंक्शन, जबकि हर वीडियो में पाँच फंक्शन का मतलब टारगेट लेकर रखा था, लेकिन 4 फंक्शन इसलिए कि एक कैटेगरी बना के चल रहा था, ताकि ना समझने में ईजी हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली 5-10 फंक्शन कुछ ही बता दिया, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि एक दूसरे से उस वीडियो में। तो इसीलिए मतलब जो भी बन पा रहा है कैटेगरी उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स को यहाँ कॉलैप्स कर देते हैं और एक समझते हैं लास्ट फंक्शन इस वीडियो का, जो कि है इंक्लूड्स, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट आइटम्स करके, जिसमें कि हम लोग रखते हैं कैरे को, जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह रखते हैं। अब इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी यूज़ बता दूंगा आपको लास्ट में, टेंशन मतलब। तो जस्ट कॉन्सोल लॉग करते पहले इसका बेसिक यूज़ देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे लोडेज डॉट इंक्लूड्स को कॉल करते हैं और यहाँ पे एरे पास करना होता है, तो आइटम्स को पास करती है एरे एज ए। और यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी वैल्यू से यहाँ बाय क्या है कि सिंपली इस एरे में नंबर है, ठीक है। आप कोई भी नंबर को सर्च करना चाहते हो तो ये सिंपली बताएगा, पहला आर्गूमेंट में तो एरे जाएगा इंक्लूड्स फंक्शन का जो लोडेज का है, पहला आर्गूमेंट में एरे जाएगा, और सेकंड आर्गूमेंट में क्या जाएगा जो भी आप सर्च करना चाहते हो। तो ये सिंपली बताएगा कि वो आइटम इस एरे में है या नहीं। जैसे अगर 5 लिखते हैं तो अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको सेव करते हैं,
ये देखो ट्रू रिटर्न किया। अगर यहाँ पर 55 लिखते हैं तो फॉल्स करेगा, क्योंकि इस एरे में कहीं भी 55 नहीं है। ये देखो फॉल्स आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें और एक आर्गूमेंट जाता है कि कहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करना है। जैसे मेरे को ट्रू खोजना है, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू आएगा ही। लेकिन अगर हम लोग एक यहाँ पर इस फंक्शन में और एक आर्गूमेंट जाता है, थर्ड आर्गूमेंट, जिसमें कि आप दे सकते हो कि स्टार्ट, जो कि ज़्यादा रियल वर्ल्ड नहीं है कि भाई ठीक है मतलब काम चला, बस जानने भर है। मतलब कि थर्ड आर्गूमेंट की उससे मदद से ये होता है कि पता कर सकते हो मतलब सर्चिंग स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे 0 1 यहाँ इंडेक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर अगर 1 भी लिखेंगे, देखो अगर यहाँ पर कॉमा देके हम लोग 1 भी देते हैं तब भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ सर्च हो रहा है उसको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन 0 1 2 यहाँ से सर्च करेंगे तो अगर सर्च फ्रॉम अगर 2 इंडेक्स दे तब फॉल्स देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, खोज किस में रहा, आइटम्स, जो कि वेरिएबल है, जो इसमें क्या अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, किस नंबर को खोज रहा है, 2 को खोज रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ से खोज रहा है, 2 इंडेक्स से, यानी 0 1 2 यहाँ से खोज रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो कहीं 2 मिलेगा ही नहीं ना, यहाँ से नहीं है, तो इसीलिए आप सर्च स्टार्ट इंडेक्स भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसको इंक्लूड्स फंक्शन में आप ऑब्जेक्ट में भी कुछ सर्च कर सकते हो, जो कि ज़्यादा बस जान लेने वाला है कि मतलब रेयरली देखा कहीं पर मैं कि यूज़ होता है, बट उतना नहीं देखा। सिंपली मान लो कि x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 20 है, z का वैल्यू 30 है, मतलब ऐसे समझने के लिए, बट इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज़ नहीं देखा। इंक्लूड्स का है रियल वर्ल्ड यूज़, लेकिन ये स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ खोजने का ऐसा आज तक देखा नहीं। चलो बट फिर भी देख लेते हैं। तो ये सर्च करना, मान लो कि यहाँ 10 सर्च करना है, ठीक है, तो ये बता देगा अगर होगा तो। 10 कहने का मतलब कि उसका कोई वैल्यू के बारे में बातचीत हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 11 तो फॉल्स आएगा, ठीक है, या फिर 20 लिखेंगे तो ट्रू आएगा, क्योंकि भाई एक्स वाई जेड में से किसी एक का वैल्यू 20 है, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्ट में भी सर्च कर सकते हो कि वो वैल्यू उसमें है या नहीं है। हो सकता है कभी आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आ जाए काम, बट अभी तक मैंने देखा नहीं कि इसका कहीं यूज़ हो रहा है ऐसा कुछ, मतलब, ठीक है। आप स्ट्रिंग में भी कुछ सर्च कर सकते हो यहाँ पर इंक्लूड्स फंक्शन से। तो यहाँ पर जैसा लिखते हैं ABCD और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं A, ठीक है, तो वो ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर AD लिखते हैं तो फॉल्स आएगा, ठीक है, सिर्फ ये देखो फॉल्स, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कैरेक्टर वाइज सर्च करता है कि E को अलग से सर्च किया और D को अलग से कि हाँ चलो भाई A भी और D भी है, जबकि मतलब है ना, कैरेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो A भी और D भी, लेकिन ये स्ट्रिंग वाइज सर्च करता है, यानी AD मतलब दोनों वर्ड एक साथ, जैसा कुछ जैसे कि A भी लिखते हैं तो भाई ट्रू आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ये स्ट्रिंग वाइज सर्च कर रहा है, कैरेक्टर वाइज नहीं कि भाई A यहाँ पे तो है ही और चलो B भी है ट्रू कर देते हैं, ऐसा नहीं, A B दोनों एक साथ वर्ड होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो इंक्लूड्स में ऐसा है। अब बात कर लेते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे कहाँ पे यूज़ आता है। तो डायरेक्टली इसका यूज़ नहीं होता, मतलब डायरेक्टली मतलब जैसे यहाँ पर कंसोल लॉक करके देखे ना, ऐसा यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता रियल वर्ल्ड पे। लेकिन अगर देखे जैसे कि कहीं लूप चल रहा है, कहीं पर आपको मेनली इसका ज़्यादा यूज़ अगर बोल सकते हैं 99% टाइम पे इसका यूज़ होता है रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, या भी किसी भी एंगुलर हो, चाहे व्यू जेएस हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी तरह का जो मॉडर्न सिंगल पेज एप्लीकेशन बनता है, वहाँ पर अगर आपको बहुत सारे ई कॉमर्स आइटम मान लेते हैं और यूज़र कोई प्रोडक्ट को सर्च करना चाहता है तो वहाँ पर यूज़ हो सकता है इस चीज़ का, कि मान लो आपके पास कुछ एरे है, मतलब कुछ आइटम्स, और लूप चला कर आप उससे सर्च करवा सकते हैं कि उस आइटम का नेम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी उस आइटम का नेम है या नहीं है, ठीक है। तो लूप में मान लेते हैं उस आइटम का नेम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ नेम आ जाएगा, भी समझ में नहीं आएगा बट थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा। मान लो कि उस आइटम का प्रोडक्ट का जो लूप यूज़र कुछ भी इंटर कर रहा है कि भाई उसको ये खोजना है, तो क्या होगा कि जितना भी ऑलरेडी आइटम्स है, ठीक है, उसके लिए लूप चलेगा और हर एक बार उस लूप में इंक्लूड्स में उस आइटम का नेम यहाँ पर आएगा, यानी उस आइटम का नेम आ गया। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे नोकिया, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नेम जो भी मॉडल नंबर रहा होगा मान लो इस तरीके से, और इस तरीके से आ जाएगा। और फिर यूज़र जो सर्च कर रहा हो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली मान लो यूज़र अगर मान लो एन हो लिखा तो क्या मैच कर रहा है इस तरीके से, मतलब कि अगर मैच किया तो हर एक बार लूप में जो आइटम इस तरीके से मैच करेगा यहाँ पर, तो ये तो डायनेमिक होगा, जो भी आइटम हर एक बार आएगा जो मैच कर जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो फिर फिल्टर होकर दिखाएगा कि यूज़र ने ये सर्च किया था और इस वर्ड में ये आइटम्स ये फ़ोन है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होता है। तो भाई मेरे ये था लोडेज का कलेक्शन फंक्शन का पार्ट 2, और इसमें हमने 4 फंक्शन को एक्सप्लोर किया। अगले वीडियो में और भी 4 या 5 जो भी फंक्शन होगा इस तरीके से अलग अलग वीडियो में अलग अलग और भी एक्स्ट्रा फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।